हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवा। तो दोस्तों फाइनली वो पड़ाव आ चुका है जिसका आप लोग को भी बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का आखिरी वीडियो है। यानी हिस्ट्री के तो कई सारे वीडियोस हमने दे दिए, पॉलिटिकल साइंस के भी कई सारे वीडियोस दे दिए। तो ये पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज है वो सभी चीज मैं यहाँ पे करा रहा हूं आप लोग को। तो उम्मीद करता हूं कि जो 2 मार्क्स आता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो ये 2 मार्क्स भी आप सिक्योर कर लोगे। तो सभी चैप्टर्स के 1 बाय 1 हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 एमसीक्यू से इसको फटाफट से देख लेंगे, फिर ये वीडियो को कंप्लीट करना है। तो आप लोग इस वीडियो को भी अगर टाइम बचाना चाहते हो तो 1.5 की स्पीड पे लगा लो और फटाफट से वीडियो देख लो। और जितने भी वीडियोस ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए तो आप प्लीज हमारे वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लो कि आपने कौन सा वीडियो देख लिया है, कौन सा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस तो नहीं कर रहे हो। वो सभी चीज चेकआउट कर लेना। साथ में टेलीग्राम पे हमने कई सारे पुराने वीडियोस के भी लिंक रीशेयर किए हुए, उन वीडियोस को भी आप लिंक के थ्रू ओपन करके यूट्यूब पे जाके 1.5-2x स्पीड पे लगा के देख सकते हो, जिससे कम समय में आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू हो करें, रेडी हो? चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले पहला चैप्टर का एमसीक्यूज। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर दैट इज गिवन हियर चैप्टर नंबर 1 का है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर, ये चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी ढूंढने वगैरह में तो इजी पड़ जाएगा आपको। तो चैप्टर नंबर 1 का ये एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ था पहले ही चैप्टर में कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो विमेन्स को 50% सीट रिजर्व करके देता है भैया। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। तो महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन महाराष्ट्र लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड ए फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो एक फेवरेबल एनवायरमेंट वुमेन के लिए उन्होंने क्रिएट किया हुआ है? राइट टू इंफॉर्मेशन है, डाउरी प्रोहिबिशन है, या फिर फूड सिक्योरिटी है? भाई राइट टू इंफॉर्मेशन तो सबके लिए लागू होता है, फूड सिक्योरिटी का तो लेना देना वीमेन से होगा नहीं। तो यहां पे वीमेन्स के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब ये होता क्या है डाउरी प्रोहिबिशन? जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही पुरानी परंपरा चलती आ रही है जो कि है डाउरी, यानी दहेज देने की प्रथा। तो लड़की वाले जो होते हैं वो दहेज देते हैं, लड़के वाले दहेज लेते हैं। लेकिन एक समय आया कि जब ये बहुत ज्यादा होने लगा और दहेज ना देने या फिर इसके वजह से कई सारे फीमेल्स के ऊपर अत्याचार होता था। कई सारे फीमेल्स मतलब बोलते हैं ना कि बहुत गलत चीज भी हुआ उनके खिलाफ। तो ये सब चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन निकाली और डाउरी को प्रोहिबिट करने के लिए, खत्म करने के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एनवायरमेंट क्रिएट किया था विमेन के लिए। अब विमेन जो है अगर उनको तकलीफ होती है या फिर शिकायत होती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर डाउरी ना देने का कुछ ऐसा इल्जाम लग रहा है या फिर मेरे को कुछ अत्याचार हो रहा है, तो वो डेफिनेटली जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकती है और फिर उनको सामने वाले को सजा मिल सकती है। तो ये बहुत कानून बहुत तगड़ा है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। तो यहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भाई ये तो कुछ भी दिया हुआ है इसमें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट, जुडिशियल डिसीजन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब जो कोई पावर में है, सत्ता में है, वो डिसेंट्रलाइज भी किया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी का एक प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, डैश एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से ऐसा क्या है जो मेक श्योर करता है, एंश्योर करता है कि भाई गवर्नमेंट जो रहे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे और अकाउंटेबिलिटी रहे, यानी कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है इसका हिसाब उनको देना पड़े। तो वैसा कौन सा रूल है? तो वो रूल को बोलते हैं हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और इसी एक्ट के कारण सरकार को भी जवाब देना पड़ता है कि हमारे पास कितना डोनेशन आ रहा है। देखा कि नहीं, चल रहा है ना अभी मार्केट में कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि मुझे कितना डोनेशन आया, कहां से आया। दैट इज नथिंग बट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, तो उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प करेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज की तरफ। चैप्टर नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो पहला क्वेश्चन, पहला एमसीक्यूज क्या पूछा है, देखो ध्यान से। द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय डैश। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? भाई सभी लोग जानते होंगे कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका जो मेन अपॉइंटमेंट होता है वो सीधा कंट्रोल किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बल्कि प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट इंडिया के बने गए थे? तो वो कौन ऐसे व्यक्ति थे? तो वो थे दोस्तों सुकुमार सेन, याद रखना नाम। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब भारत आजाद हो गया उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन या डिपार्टमेंट बना होगा इलेक्शन करवाने के लिए, तो उसके पहले जो कमिश्नर बने, इलेक्शन कमिश्नर बने, वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय डैश कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी जो बहुत सारी जगहें होती है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं कि ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो किसने क्रिएट किया था, कौन सी कमिटी ने क्रिएट किया था? तो वो कमिटी का नाम है डिलिमिटेशन कमिटी। क्या है? डिलिमिटेशन या फिर डिलिमिटेशन बोल लो, तो वो कमिटी इलेक्शन कमीशन की है, इसने ये चीज क्रिएट किया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले वोटर का नाम क्या है? ठीक है, तो इंडिया के पहले वोटर का नाम दोस्तों वो है श्याम शरण नेगी, याद रखना। इंडिया के पहले वोटर का नाम क्या था? मतलब सोचो, पहला इंसान, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पहली बार इलेक्शन करवाए गए, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो वोट डालने गए होंगे। इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। क्या नाम है? श्याम शरण नेगी, याद रहेगा नाम, बहुत ही सिंपल नाम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 5 ही चैप्टर है, 3 चैप्टर्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको फटाफट से देख लोगे। चलो क्या है पहला क्वेश्चन, व्हेन पीपल कम टुगेदर and participate in electoral process to acquire the political power, such organizations are called dash। तो 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। दिख रहा है आपको क्लियर? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, और जब पॉलिटिकल पावर मिल जाती है उनको और वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? तो वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन जब लड़ने के बाद जब रिजल्ट उनके फेवर में आता है तो उनकी पार्टी बन जाती है, पावर में आ जाती है, गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, और उसके बाद वो लोग अपना जो एक्शन करना है वो करते हैं। तो इसको ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए पार्टी इन डैश स्टेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करके एक पार्टी है, वो कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है, आसाम में है, बिहार में है, या फिर JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में है? तो इसका सही जवाब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, JNK, याद रखना। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन है क्या? चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्टिस पार्टी ए नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी। यानी एक पार्टी थी जो कि जस्टिस पार्टी उसका नाम था, जो कि एक नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट, आंदोलन हुआ था नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट का, ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया और एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, आसाम जन परिषद, शिवसेना, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, या फिर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही जवाब है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DMK पार्टी। ये तो बहुत फेमस पार्टी है DMK। तो DMK एक ऐसा पार्टी है जिसका नाम पहले क्या था? जस्टिस पार्टी, जो कि एक नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट इसमें हुआ था, एंड धीरे धीरे इसका नाम ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या बन गया? द्रविड़ मुनेत्र कजगम करके नाम हो गया DMK पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू अचीव पावर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश, यानी कि पावर को हासिल करना, सत्ता को हासिल करना, ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव है? 4 ऑप्शन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है? भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन का तो काम है लोगों की मदद करना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल के ऊपर ध्यान देंगे, स्टूडेंट लोग का तो काम है नहीं भाई पॉलिटिक्स में आना। तो भाई जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है पावर को हासिल करना, सत्ता प्राप्त करना, ये किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। तो सही जवाब आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQs होते हैं इसके, और डेफिनेटली अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ है, पूरे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो ये MCQs आपको एकदम बोलते हैं ना, नल्ला है, एकदम हलवा है ऐसा बोलते हैं ना, एकदम वही चीज है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, यानी ये चौथा चैप्टर आंदोलन वाला जो चैप्टर है, मूवमेंट वाला, सोशल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट, ऐसा कुछ चैप्टर, पॉलिटिकल मूवमेंट नाम है ना, तो उस चैप्टर का है। तो डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, यानी किसान का जो आंदोलन हुआ, जो किसान का आंदोलन हुआ, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन डिमांड क्या था? राइट टू कल्टीवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड था, टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर था, बिल्डिंग ऑफ डैम था। तो भाई डैम से किसान का क्या लेना देना, कंज्यूमर से किसान का क्या लेना देना,
राइट टू कल्टीवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड, या जंगल में खेती करना, ऐसा कुछ डिमांड था क्या? नहीं, उनका डिमांड था कि जो भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो भी फसल वो उगाते हैं, उनका उनको सही दाम मिले। और आज भी कहीं ना कहीं किसान सरकार से अपील करता है कि हमें अपना सही प्राइस मिले। तो द करेक्ट आंसर इज टू गेट द राइट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो भी वो किसान जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को उगाता है, क्रॉप की खेती करता है, उसका उनको सही दाम मिले गवर्नमेंट से, ये उनकी डिमांड थी उस आंदोलन के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम द सेल्फ सफिशिएंट विथ रिगार्ड्स टू फूड ग्रेन डैश वाज इनिशिएटेड। भाई एक टाइम था इंडिया में कि भाई उतने फसल नहीं होते थे, उतने टाइप के फसल नहीं थे, लोग बहुत कम खाते थे। आज के डेट में आप दाल चावल इजीली खा पा रहे हो, गेहूं खा पा रहे हो, रोटियां खा पा रहे हो। एक जमाना था जब दाल और रोटियां और गेहूं और चावल नहीं मिलते थे। तो एक समय आया जब हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फिर इंडिया में भी हरित क्रांति हो गई, खुशहाली आ गई, लोग बहुत ज्यादा अनाज पैदा करने लगे और सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। ठीक है, तो ये चीज क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया? क्या नाम था उनका? उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। वाटरमैन कहीं दिख गया, राजेंद्र सिंह राणा, ये नाम आप लोग याद रख लेना बस। ठीक है, तो चलो और कुछ है? लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, आखिरी के 2 एमसीक्यूज देख लो, फिर हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग के लिए हमारा मेहनत हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिरी के कुछ 2 एमसीक्यू क्या बोल रहा है? इन अ डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड गेट द पॉलिटिकल पावर। कौन ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद अच्छा रिजल्ट आता है तो वो पावर में आ जाते हैं? कौन से ऐसे लोग होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, कोर्ट होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द। भाई पॉलिटिकल पार्टी होती है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ गया, पॉलिटिकल पार्टी इज द करेक्ट आंसर। And last question is the major challenges faced by all democratic nation in the world is dash। सबसे ज्यादा मेजर चैलेंज क्या है? रिलीजियस कंफ्लिक्ट है, नक्सलाइट्स यानी नेशनल नक्सल एक्टिविटीज है, डिपेंडिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मसल पावर है। भाई जो भी सरकार होती है या फिर जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं रिलीजियस कन्फ्लिक्ट से। क्योंकि भाई हर देश में, खासकर अगर इंडिया में आप देखोगे तो रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा दंगे होते रहते हैं आए दिनों में, और खासकर जब इलेक्शन नजदीक आता है तब भी होते हैं। तो ये चीज से बहुत ज्यादा एक चैलेंज फेस करना पड़ता है इंडियन डेमोक्रेसी को। तो ये चीज था आपका आंसर, और उम्मीद करता हूं कि ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज जो हमने कराए, लगभग अगर आप देखोगे 5 चैप्टर्स के लगभग 3-3 चैप्टर, 3-3 टाइप के, यानी कि लगभग 20 के आसपास एमसीक्यूज आज हमने आपको करा दिए हैं, और होपफुली इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में बने। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कोई चीज की गारंटी होती नहीं, तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। होपफुली इसमें से चीजें आ जाए जो आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट सीखा हुआ है, हमारे लेक्चर्स आपने देखे हुए हैं, जो जो चीज हमने पढ़ा है वो सब पढ़ा हुआ है, तो कंसेप्ट आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यूज आने दो, आप उसका आंसर सही कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, और इतने सारे जो लेक्चर वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड किए वो सभी चीज आपको हेल्प कर रहा होगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो को भी हम एंड करते हैं। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर कर दो। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।